हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो जो प्रीवियस लेक्चर हमने स्टेट्स ऑफ मैटर का शुरू किया था उसी को कंटिन्यूशन में करते हुए हमारे पास आज नेक्स्ट टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी। तो सबसे पहले देखिए, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या है। दीज आर दोज फोर्सेस विच ब्रिंग द मॉलिक्यूल्स क्लोजर। जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स, यहाँ ज़रूरी नहीं मॉलिक्यूल्स, यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं जो कि आयंस हो सकते हैं, उसके अलावा एटम हो सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को नज़दीक लेके आए जो फोर्स, उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उसके अलावा हमारे पास दूसरी है थर्मल एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को दूर लेके जाएगी। एनर्जी दैट कीप्स द मॉलिक्यूल्स अपार्ट। जिस सब्सटेंस में थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स, ये कंस्टेंट पार्टिकल हैं, वो एक दूसरे से दूर रहेंगे। जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी वहाँ पे पार्टिकल्स, कंस्टेंट पार्टिकल जो हैं वो आपस में नज़दीक रहेंगे। अभी हमें पता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो सॉलिड है, सॉलिड के केस में हमारे पास जो पार्टिकल है वो क्या है, क्लोजेस्ट। लेकिन हम गैस की अगर बात करें तो गैस में हमारे पास जो पार्टिकल है वो हमारे पास सबसे दूर दूर है, ठीक है जी, फारेस्ट। तो हम बोल सकते हैं कि सॉलिड से जब हम गैस की तरफ गए, सॉलिड से जब हम गैस की तरफ गए तो हमारे पास जो थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी वो क्या कर गई, इंक्रीज़ कर गई। और जब हम गैस से सॉलिड की तरफ आए तो हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या कर गई, इंक्रीज़ कर गई, ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखें कि हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं और थर्मल एनर्जी, इन दोनों का इंटरप्ले जो है वो डिसाइड करेगा कि हमारे पास कोई सब्सटेंस सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। तो बेसिकली स्टेट ऑफ मैटर जो है दैट वाज डिसाइडेड बाय द बैलेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज थर्मल एनर्जी, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है गैसियस स्टेट। तो बेसिकली गैसियस स्टेट में हम गैस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डिफरेंट लॉज जो गैस फॉलो करते हैं वो पढ़ेंगे, उसके बारे में कुछ एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास बॉयल्स लॉ, हमारे पास है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है, बॉयल्स लॉ बोलता है टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इसको हो सकता है आपकी बुक्स में लिखा हो डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास, कोई स्पेसिफिक मास ले लिया हमने गैस का, उसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। जो प्रेशर है उसके साथ कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है जी। वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कब, जब टेम्परेचर क्या रख दिया, कांस्टेंट, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो कांस्टेंट के जो है हमारे पास आ गया, v इज इक्वल टू के 1/p। p को हम इस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास आ गया पी वी इज इक्वल टू के। क्योंकि k जो है एक कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये रिलेशन याद रखें, हम यूज़ करेंगे आगे। अब क्योंकि पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं P1 और उसके लिए वॉल्यूम आ जाता है V1, प्रेशर अगर चेंज करने पे P2 कर दिया हमने तो उसके लिए वॉल्यूम अगर V2 है तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट है P1 V1 दैट मस्ट बी इक्वल टू P2 V2। कब, जब हमारे पास टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, एट डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं, ठीक है जी। अभी देखिए, इसी को अगर हम ग्राफिकली देखते हैं, क्योंकि बॉयल्स लॉ बोलता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एक ही बात है, ठीक है जी। तो प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है 1/v के साथ, प्रेशर का 1/v के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। दैट इज़ वाई हमारे पास जो ग्राफ निकल के आ रहा है दैट इज़ लीनियर, ठीक है जी। हमारे पास लीनियर ग्राफ आ जाएगा जब हम प्रेशर को 1/v के साथ ड्रॉ करेंगे, ठीक हो गया। अभी दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि जो पी वी है, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट है, दैट इज़ कांस्टेंट,
तो अगर हम प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो प्लॉट करते हैं डिफरेंट प्रेशर्स के लिए हम पीवी को प्लॉट करते हैं, तो पीवी तो कांस्टेंट है, तो प्रेशर चेंज होने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास कैसा आ गया, स्ट्रेट लाइन नहीं, पैरेलल ग्राफ with respect to pressure axis, ठीक है जी, जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर चेंज करने पे हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पैरेलल ग्राफ आएगा विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि प्रेशर तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन पीवी का वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है, तो एक्सिस जो है, जो ग्राफ आएगा वो कैसा होगा, पैरेलल होगा विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। अब देखिए, अगर हमारे पास प्रेशर को हम ड्रॉ करते हैं 1/v के साथ, तो अलग अलग टेम्परेचर पे हमारे पास जो है ग्राफ जो है वेरी करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास T डबल डैश देन C सिंगल डैश देन T, ये 3 टेम्परेचर है। अभी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेम वॉल्यूम के लिए प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि हमारे पास सेम वॉल्यूम है, उसमें एक गैस है जिसका हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब जो प्रेशर है इनसाइड द कंटेनर, जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ करेगा। इसका मतलब सेम वॉल्यूम के लिए, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ स्ट्रेट, सेम वॉल्यूम के लिए ये टेम्परेचर पे T डबल डैश पे हमारे पास प्रेशर जो है ज़्यादा है, T सिंगल डैश पे प्रेशर कम है और T पे सबसे कम है। दैट मीन्स जो टेम्परेचर T डबल डैश है, इट इज़ ग्रेटर देन T डैश इज़ ग्रेटर देन T, ठीक है जी। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो ग्राफ है वो प्रेशर वाली तरफ जो है मूव कर रहा है, ठीक है जी। अभी देखिए, जो बॉयल्स लॉ है उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। बोला बिकॉज ऑफ बॉयल्स लॉ की वजह से एट एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हाइट पे हम जाते जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लो, जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। हेंस एयर इज़ लेस डेंस, जो एयर है उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो एयर क्या हो जाएगी, कम डेंस हो जाएगी। दैट मीन्स ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल फॉर ब्रीदिंग इज़ लीस्ट, जो ऑक्सीजन है वो ब्रीदिंग के लिए जो अवेलेबल होगी एट हाई एल्टीट्यूड वो कम होगी। दैट मीन्स पर्सन फील्स अनईजीनेस, हेडेक एट्सेट्रा विच इज़ कॉल्ड एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है जी। तो आपसे पूछा जा सकता है एल्टीट्यूड सिकनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ, ठीक है जी। तो बॉयल्स लॉ, या आपसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछी जा सकती है बॉयल्स लॉ की, तो वो चीज़ भी आप ध्यान में रखें, ठीक है जी। यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर लें, हेंस एयर इज़ लेस डेंस, दैट इज़ ऑक्सीजन इज़ लेस अवेलेबल आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन इज़ लेस अवेलेबल फॉर ब्रीदिंग, ठीक, या लेस ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल फॉर ब्रीदिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, जिस टाइम पे प्रेशर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज़ डेल्टा P is equal to 0. The volume of a given mass of a gas is directly proportional to its temperature. जो वॉल्यूम है हमारे पास किसी गैस का गिवन मास का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के, और वो टेम्परेचर जो है वो किस में होगा, केल्विन में, ये चीज़ ध्यान रखें। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इट मीन्स V इज़ इक्वल टू KT, के मान ली वो कांस्टेंट है, V डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू K, जो कि एक कांस्टेंट मान लेते हैं। इसका मतलब V ओवर T जो है वो कांस्टेंट है। अगर V ओवर T जो है वो कांस्टेंट है, दैट मीन्स V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। ये इक्वेशन जो है आप ध्यान में रखें, और होगी कब, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये हमारे पास चार्ल्स लॉ, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, तो वॉल्यूम को जब टेम्परेचर के साथ हम डायरेक्टली ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर ग्राफ, ठीक है। कैसा ग्राफ आएगा, लीनियर ग्राफ, ठीक। अभी इसी का चार्ल्स लॉ का
हमारे पास एक और डेफिनेशन है, देखिए बोला प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। वॉल्यूम जो है वो या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, कितना 1/273, 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम। अगर मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम जो है वी नॉट है, यहाँ पे लिख रखा है जैसे इनिशियल वॉल्यूम जो है वी नॉट है, तो टेम्परेचर जब हम टी डिग्री पे जब हमने 0 से चले गए टी पे, तो वॉल्यूम जो है टी टेम्परेचर पे आ गया वी टी, इनिशियली टेम्परेचर आ गया वी ज़ीरो। तो बोला जो टी टेम्परेचर पे, स्मॉल टी टेम्परेचर पे जो हमारे पास वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा, इनिशियल वॉल्यूम का, दैट इज़ वी नॉट, प्लस उसमें कितना इंक्रीज हो जाएगा, वी नॉट डिवाइडेड बाई 273, वी नॉट डिवाइडेड बाई 273 टाइम्स हो जाएगा टी, ये हमारे पास जाएगा वॉल्यूम एट टेम्परेचर स्मॉल टी, ये आ गया वॉल्यूम एट टेम्परेचर स्मॉल टी। अभी देखो इसी को अगर मैं सॉल्व करूँ, वी नॉट प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई 273 इंटू टी, ये था हमारे पास वी टी। इसी को देखो अगर मैं इसमें से वी नॉट कॉमन निकाल दूँ तो आ गया 1 प्लस स्मॉल टी डिवाइडेड बाई 273। अब ये स्मॉल टी जो है बेसिकली टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। अब यहाँ पे देखो वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 273 प्लस स्मॉल टी डिवाइडेड बाय 273। अभी जब डिग्री सेल्सियस में हमारे पास टेम्परेचर है, उसमें अगर हम 273 ऐड करते हैं तो वो टेम्परेचर जो है केल्विन में हो जाता है। तो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा वी नॉट कैपिटल टी डिवाइडेड बाय 273, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया वी टी का। तो बोला गया कि हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम होगा उसके विद रिस्पेक्ट टू 1/273 जो है इंक्रीज कर जाएगा फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज और फॉल ऑफ अ टेम्परेचर। हर 1 डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज और डिक्रीज के लिए हमारे पास जो वॉल्यूम है उसमें इंक्रीज या डिक्रीज होगा कितना, 1/273, जब हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम जो है वो हमने लिया हो 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है जी। थोड़ा सा जो डेफिनेशन है वो टेक्निकल है, तो आप प्रीवियस डेफिनेशन जो बताई है वो भी पढ़ सकते हैं, ये लिख लेंगे तो ठीक है। अब देखिए अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारे पास चार्ल्स लॉ की, दैट इज़ एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। जो हवा है वो एक्सपेंड करेगी हीट करने पे, इस अब एक्सपेंड करेगी इसका मतलब उसकी डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई, हेंस डेंसिटी डिक्रीजेस। इसका मतलब जो हॉट एयर है, हॉट एयर इज़ लाइटर देन एटमॉस्फेरिक एयर, क्योंकि एयर क्या कर रही है, डेंसिटी उसकी कम हो रही है, इसका मतलब हल्की हो रही है वो, दैट इज़ हॉट एयर इज़ लाइटर देन एटमॉस्फेरिक एयर, फिलिंग हॉट एयर बैलून विच राइज अप यूज्ड फॉर मटेरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। क्या बोला गया कि हमारे पास जो हॉट एयर है वो क्या है, लाइट है, तो एटमॉस्फेयर में इजीली क्या करेगी, राइज करेगी। इसीलिए जो बैलून है, हॉट एयर बैलून, जिसमें हॉट एयर जो है वो ऐड की जाती है, वो यूज़ होते हैं किसके लिए, मटेरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए। मटेरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन क्या है, जो कि मौसम की जानकारी देते हैं ना, ठीक है जी, जो मौसम की जानकारी दे रहे हैं वो कौन सी ऑब्जर्वेशन के साथ है, कौन सी ऑब्जर्वेशन हो रही है वहाँ पे, मटेरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन हो रही है। तभी हमारे पास जो वेदर फोरकास्टिंग है वो मटेरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन से ही की जाती है, ठीक है जी। तो वो ऑब्जर्वेशन कैसे की जाती हैं, जो हॉट एयर बैलून जो है वो हवा में छोड़ा जाता है, ठीक है जी। तो उससे ऑब्जर्वेशन करके हमें ये आइडिया लगाते हैं कि हमारे पास आने वाले समय में 1-2 दिन में या हफ्ते में जो है वेदर कैसा रहने वाला है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन आ गई चार्ल्स लॉ की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास गे लूसेक लॉ। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, बोला वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज डेल्टा वी, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास, प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन, ठीक है, डिग्री नहीं आएगा, इन केल्विन आएगा सीधा, इन केल्विन।
ठीक है, केल्विन के साथ डिग्री नहीं आता है। बोला टेम्परेचर जो है वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, डेल्टा वी इक्वल 0, तो प्रेशर वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टेम्परेचर के। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू के टी, इसको लिख सकता हूँ P डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू के क्या है, कांस्टेंट है, तो P डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और P डिवाइडेड बाई टी अगर कांस्टेंट है दैट मीन्स P1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई T2। कब, जब हमारे पास वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। ठीक है जी, इसमें देखिए जो डेफिनेशन है वो सेकंड डेफिनेशन ये है कि वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, वॉल्यूम तो हमारे पास कांस्टेंट है, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, लेकिन बोला द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 273 ऑफ इट्स प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर प्रेशर पी नॉट है तो बोला उसमें इंक्रीज या डिक्रीज होगा कितना, 273 फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। हर 1 डिग्री इंक्रीज या डिक्रीज करने पे हमारे पास 1/273 जो है प्रेशर में इंक्रीज या डिक्रीज आएगा। तो बेसिकली टी टेम्परेचर पे अगर प्रेशर है पी नॉट प्लस पी नॉट डिवाइडेड बाई 273 टाइम्स स्मॉल टी, तो इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट कॉमन आ गया, हमारे पास बच जाता है 1 + 1/273, ऊपर आ गया टी स्मॉल टी, दैट इज पी नॉट 273 प्लस स्मॉल टी डिवाइडेड बाय 273। अभी क्योंकि स्मॉल टी जो है वो डिग्री सेल्सियस में है, तो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में अगर 273 ऐड करोगे तो केल्विन में चला जाएगा, तो बेसिकली दैट बिकम्स पी नॉट टी डिवाइडेड बाय 273। ये आ गया हमारे पास प्रेशर एट टेम्परेचर स्मॉल टी। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ। नेक्स्ट है एवोगैड्रोस लॉ, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, हर एक गैस का इक्वल वॉल्यूम अगर लेंगे अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम रखेंगे तो उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है कि अगर हमारे पास इक्वल वॉल्यूम है अलग अलग गैसेस का, हर गैस का कोई भी गैस है, और उसमें हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो भी सेम है, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो बोलने का मतलब है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर V is directly proportional to small n, और V is equal to Kn, V is equal to Kn, K क्या है, कांस्टेंट। अभी हमें पता है n क्या है, स्मॉल n इज नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन मास, यहाँ पे मोल्स लिख देता हूँ ना, मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास स्मॉल m डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, m क्या आ गया, कैपिटल M क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास। अभी यही वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी तो कैपिटल V इज इक्वल टू K स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, कैपिटल M को उठा के यहाँ ले गए, स्मॉल वॉल्यूम को उठा के यहाँ ले आए, तो कैपिटल M इज इक्वल टू K स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल V। अभी हमें पता है डेंसिटी किसके बराबर है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, तो दिस इज मास ओवर वॉल्यूम, ये आ गया डेंसिटी। तो बेसिकली M इज इक्वल टू स्मॉल k इंटू डी, ये रिलेशन याद रखें, हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है जी, कैपिटल M दैट इज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू k टाइम्स d डेंसिटी। तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैपिटल M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, कि मॉलिक्यूलर मास जो है किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उसी गैस की डेंसिटी की। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज कंबाइंड गैस लॉ। अभी देखिए क्या है, बोला इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन की बात कर रहा है, इक्वेशन विच गिव्स साइमल्टेनियस इफेक्ट, इकट्ठे ही सभी इफेक्ट देगा किसका, प्रेशर का एंड टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस। ऐसी इक्वेशन जो साइमल्टेनियस इफेक्ट मतलब इकट्ठे हमें बता दे कि क्या इफेक्ट होगा प्रेशर का और टेम्परेचर का किसी वॉल्यूम पे, किसी गैस के वॉल्यूम पे, उस इक्वेशन को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, उस इक्वेशन को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है जी, और वो आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो कौन सी गैस के लिए है, वो है आइडियल गैस के लिए।
तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. According to Charles' law, volume is directly proportional to temperature. According to Avogadro's law, volume is directly proportional to number of moles. इन सभी को कंबाइन करेंगे. अभी देखो बॉयल्स लॉ को मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. इन सभी को जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा. वॉल्यूम अभी यहाँ देखना, इसको डायरेक्टली लिख दिया है. इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर टाइम्स टेम्परेचर टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स. प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल आर. ठीक है जी. अब इसी इक्वेशन को पी यहाँ लेंगे तो बन गया पी वी एन आर टी. पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वेयर आर इज व्हाट. आर इज द गैस कांस्टेंट है और उसका वैल्यू कितना है 8.314 जाउल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. 8.314 जाउल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. ठीक है जी. तो ये आ गई हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक. अभी देखिए क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो है स्मॉल एन वो किसके बराबर है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम. तो पी वी इक्वल टू एन आर टी है और यहाँ पे एन की जगह हमने क्या पुट कर दिया स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम. ठीक है जी. स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम इंटू आर टी हो गया. जो वॉल्यूम है उसको हम नीचे ले गए तो स्मॉल एम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसके बराबर आ गया डेंसिटी के बराबर. तो पी प्रेशर किसके बराबर हो गया डेंसिटी आर टी डिवाइडेड बाय स्मॉल एम कैपिटल एम. अभी डेंसिटी को यहीं छोड़ा आर टी नीचे गया एम ऊपर चला गया. डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम डिवाइडेड बाय आर टी. डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम डिवाइडेड बाय आर टी. अब यहीं से जो मास है मोलर मास उसमें हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि डेंसिटी और मोलर मास जो है वो दोनों क्या है इक्वलेंट है. ठीक है जी. तो ये रिलेशन हमने पहले भी देखा अभी एवोगैड्रोस लॉ में. वहाँ भी हमने देखा कि हमारे पास जो मास और डेंसिटी है वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यहाँ से भी ये चीज़ जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रूफ हो रही है. ठीक है जी. तो ये चीज़ यहाँ तक आप ध्यान में रखें. एक चीज़ और यहाँ पे रह गई हमारे पास जैसे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है. पी वी इज इक्वल टू जो है वो एन आर टी है. तो यहाँ से एक जनरल इक्वेशन बनती है कि अगर प्रेशर P1 है वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है. उसी तरह से अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं P2 वॉल्यूम चेंज करते हैं V2 टेम्परेचर चेंज करते हैं T2 तो हमारे पास P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 जो है दैट इज़ इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2. ठीक है जी. ये चीज़ ध्यान रखें आप. ठीक. अभी देखिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. क्या बोला गया कि हमारे पास इफ़ टू और मोर गैसेस दो या दो से ज़्यादा गैसेस हैं विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली. ये चीज़ ध्यान रखें कि हमारे पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर उन गैसेस पे एप्लीकेबल है जो आपस में केमिकली रिएक्ट ना करें. आर इनक्लोज्ड इन अ वेसल. एक वेसल के अंदर एक कंटेनर के अंदर जो है दो या दो से ज़्यादा गैसेस जो हैं वो इनक्लोज्ड हैं वो रखी हुई हैं. तो बोला टोटल प्रेशर जो है टोटल प्रेशर गैसियस मिक्सचर के द्वारा जो लगाया जाएगा दैट इज़ कैपिटल P इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस दैट वुड एक्सर्ट व्हेन प्रेजेंट अलोन इन द सेम वेसल एट द सेम टेम्परेचर. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है उसके अंदर फर्स्ट गैस है तो प्रेशर आ रहा है P1. उसी सेम वॉल्यूम का कंटेनर जो है जिसमें हमने गैस डाली है सेकंड तो प्रेशर आ गया P2. उसी सेम कंटेनर का उसी सेम वॉल्यूम का कंटेनर जिसमें हमने लेट्स से फर्स्ट गैस भी है और सेकंड गैस भी है तो प्रेशर आ गया कैपिटल P. तो बोलने का मतलब है कि जो हमारे पास कैपिटल P है दैट इज़ इक्वल टू P1 प्लस P2. अब एक चीज़ ध्यान रखें तीनों जो केसेस हैं वो इंडिविजुअली लिए गए हैं. मतलब फर्स्ट गैस जो है वो अकेली प्रेजेंट थी सेकंड भी अकेली प्रेजेंट थी और थर्ड में हमारे पास जो जिस केसेस की जैसे मिनिमम दो गैसेस के बारे के लिए होता है हमारे पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो अगर दो गैसेस हैं तो वो दो गैसेस 1 और 2 जो है वो लास्ट वाले केस में हमने कंबाइनली उसी सेम वॉल्यूम में ले रखी हैं. ठीक है जी. तो यहाँ पे अगर n वॉल्यूम की बात करेंगे तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 एंड सो ऑन Pn. P क्या है इट इज़ द टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर. जो गैसियस मिक्सचर है उसका टोटल प्रेशर है. P1 क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस
P2 है पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड गैस, Pn है पार्शियल प्रेशर ऑफ nth गैस। Pn क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ nth गैस। ठीक है जी, nth गैस मतलब कोई भी लेट्स से 10th गैस, 10 गैसेज हैं अगर तो 10th गैस की हमारे पास पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, दिस इज डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट देखिए ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन में क्या फ़र्क है। तो डिफ्यूजन क्या है? बेसिकली इट इज़ द स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस थ्रू आउट द अवेलेबल स्पेस। हमारे पास अवेलेबल स्पेस है जिसमें हमारे पास जो गैस है वो क्या कर रही है? स्प्रेड कर रही है, फैल रही है। ठीक है, अवेलेबल स्पेस में हमारे पास जो गैस है वो फैल रही है, डिफ्यूज़ कर रही है, स्प्रेड कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूज़न। लेकिन इफ्यूज़न देखिए क्या है? इफ्यूज़न इज़ इन विच अ गैस अंडर प्रेशर एस्केप आउट अ फाइन होल एंड देन एक्सपेंड। ठीक है जी, एक दीवार है हमारे पास लेट्स से, उसमें एक फाइन होल है। ठीक है, उसमें क्या है? एक फाइन होल है। उस फाइन होल से जो है इस तरफ गैस थी, उस फाइन होल से जो गैस है वो दूसरी तरफ आ रही है। तो किसी प्रेशर, कुछ प्रेशर होगा। ठीक है, किसी प्रेशर पे जब हमारे पास कोई गैस किसी फाइन होल से होते हुई एक्सपेंड करे दूसरी तरफ आके, तो उसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज एफ्यूजन। अब यहाँ से हमें एक चीज़ डायरेक्टली पता चल रही है कि जो एफ्यूज़न है उसके बाद ही डिफ्यूज़न होता है, क्योंकि एफ्यूज़न जो है उसकी वजह से गैस जो है दूसरी तरफ आएगी, और डिफ्यूज़न तो ये बोलता है कि हमारे पास गैस स्प्रेड करेगी। तो बेसिकली जो एफ्यूज़न है वो हमेशा पहले होगा, फर्स्ट एफ्यूज़न होगा फिर डिफ्यूज़न होगा। ठीक है जी, पहले एफ्यूज़न होगा फिर डिफ्यूज़न होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एफ्यूज़न होना ही होना है, लेकिन अगर एफ्यूज़न हो रहा है इसका मतलब जो सेकंड प्रोसेस है दैट इज़ डिफ्यूज़न। ऐसा भी हो सकता है कि डिफ्यूज़न हमेशा इंडिपेंडेंटली हो जाए और एफ्यूज़न हो ही ना, लेकिन अगर एफ्यूज़न हो रहा है दैट मीन्स उसके बाद एफ्यूज़न ही होना है। ठीक है जी, अभी देखिए ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न क्या कहता है। बोला अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन जो है वो क्या है? सेम है। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न, जो रेट है डिफ्यूज़न का, किस रेट से, किस स्पीड से डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न हो रहा है ऑफ डिफरेंट गैसेस, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। किसके प्रोपोर्शनल है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। जो डेंसिटी होगी गैसेस की, कितनी डेंस है कोई गैस, उसके डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो R1 डिवाइडेड बाय R2, R1 R2 क्या है? दीज आर रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड गैस रिस्पेक्टिवली। R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू रूट ऑफ D2 डिवाइडेड बाय D1। D1 और D2 क्या है? डेंसिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड गैस रिस्पेक्टिवली। तो ये रिलेशन जो है वो आप ध्यान में रखें कि हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस दैट इज R1 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड गैस इज इक्वल टू रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस डिवाइडेड बाय रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस। ठीक है जी, तो ये हमारे पास था ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अभी देखिए हमने पीछे पढ़ा कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। डी इज व्हाट? डेंसिटी। ठीक है जी, तो यहाँ से अगर हमारे पास डेंसिटी D1 है तो मॉलिक्यूलर मास M1 आ गया, अगर डेंसिटी D2 है तो मॉलिक्यूलर मास M2 आ गया। तो यही वैल्यूज़ जो है हमने उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दी है। तो इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन हमारे पास ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की है। इसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? D2 की जगह हम M2 लिख देंगे, D1 की जगह M1 लिख देंगे। तो R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू रूट ऑफ M2 डिवाइडेड बाय M1। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो भी आप ध्यान में रखें, इसके ऊपर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, अभी देखिए M1 M2 क्या है? M1 M2 आर मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड गैस रिस्पेक्टिवली। M1 M2 क्या है? दीज आर मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड गैस रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारे पास जो गैस लॉ हैं वो कंप्लीट होते हैं। इससे आगे जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और इससे एसोसिएटेड जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप नोट्स बनाएं अच्छे से, कुछ डाउट्स है तो पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।